तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमला दास के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस सी पोएम उनकी, जिसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, अपने पोएट कमला दास के बारे में बातें करेंगे, अपने इस पोएम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि अबाउट द पोएम, फॉर्म और स्टाइल क्या है उसका, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं और इसका थीम क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस पूरे वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, इससे पहले ही कुछ वीडियोस में हमने कमला दास से कुछ पोएम्स को डिस्कस किया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको कुछ पोएम्स मिल जाएंगी। और अगर आप इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सारी प्लेलिस्ट या सारे वीडियोज़ आपके लिए ही बने हैं, तो उसको एक बार देखें। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। अगर हम बात करें अपने पोएट कमला दास की, तो इनका सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इनका नाम क्या है, क्योंकि बहुत सारे नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका कमला सुरैया नाम रहा है शुरू से, और इनका जो पेन नेम रहा है वो रहा है माधव कुट्टी। और शादी के बाद इनका नाम हो गया कमला दास। और ये एक इंग्लिश और मलयालम की, जो कि केरला की भाषा है, वहाँ की एक ऑथर रही हैं। इनका जन्म 31 मार्च मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के समय का था और आज उसे हम त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला के नाम से जानते हैं। इनके पेरेंट्स बालामी अम्मा इनकी मदर थीं और वी.एम. नायर इनके फादर थे। इनका देहांत 31 मई 2009 यानी कि 31 मई 2009 को, जब ये 75 साल की थी, पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर हुआ था। अगर जॉनरा की बात करें तो ये पोएट्रीज लिखती थी, नॉवेल्स लिखा इन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज और मेमोइर्स भी लिखी हैं। दोस्तों, ने कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे इंते कथा, पूथा कलम, माई स्टोरी, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स। और इनके नोटेबल अवार्ड्स की बात करें तो वायलर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, आसन वर्ड प्राइज़, एशियन पोइट्री प्राइज़, केंट अवार्ड, ये सभी अवार्ड्स इनको मिले हैं। तो ये तो हो गई कमला दास की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने पोएम की। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने इस पोएम की, तो ये जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, ये इंडियन पोएटिस कमला दास के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क है। ये सबसे पहली बार इनकी पोएटिक कलेक्शन, जिसका टाइटल है समर इन कैलकाटा, उसमें 1965 में पब्लिश हुआ था। इस पूरे पोएम में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो विमेन की कंडीशन है उसके बारे में बात करती हैं। ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल है और उसके साथ साथ एक कन्फेशनल पोएम भी है। दोस्तों, कमला दास को हम कन्फेशनल पोएट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने पोइट्रीज़ में सारी चीज़ें, वो चाहे इंटीमेसी हो, चाहे वो फिजिकल वर्ड में हो या कुछ भी हो, वो ए टू जेड सारी चीज़ें अपने पोएम में डिस्कस करती थी, अपने रीडर्स से कन्फेस करती थी। यही रीज़न है कि इनको हम कन्फेशनल पोएट कहते हैं। और ये जो पोएम है ये कन्फेशनल पोएम है, जिसमें ये अपने बारे में खुल के डिटेल में बताती हैं, जिसमें वो ये भी बताती हैं कि उनका पॉलिटिकल नॉलेज कैसा है, अपने लिंग्विस्टिक एक्वायरमेंट्स को भी बताती हैं, ये अपने मैरिज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बताती हैं, और मैरिज के बाद वो अपने लव को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या करती हैं, कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपने इस पूरे पोएम में डिस्कस करती हैं। अब अगर इस पोएम के हम फॉर्म की बात करें, तो फॉर्म यानी कि जो इसका पोएम का लिखने का तरीका है वो कैसा है। इस पोएम में केवल एक स्टैंजा है दोस्तों। पूरे जो 60 लाइन के आसपास की जो पोएम है, 60 लाइन की पोएम है, उसमें केवल एक ही स्टैंजा है जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। और लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें कमला दास ने इंजैबमेंट यूज़ किया है, रिपीटिशन यूज़ किया है, एनाफोरा यूज़ किया है। दोस्तों, अगर थीम्स की बात करें तो थीम्स में फेमिनिज्म, इक्वल राइट्स, फ्रीडम एंड मैरिज, ये इसकी मेन थीम्स हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। तो दोस्तों, पोएम का शुरुआत करते हुए कमला दास लिखती हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru.
यानी कि यहाँ पर लिखती हैं कि इनको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन जो लोग पावर में हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं और उनका नाम वो रिपीट कर सकती हैं। कैसे? जैसे वो नॉर्मली वीक्स के नेम रिपीट कर सकती हैं, मंथ्स के नेम रिपीट कर सकती हैं, वैसे ही नेहरू से लेकर के वो जो भी लोग पावर में हैं उनके नाम्स को रिपीट कर सकती हैं बार बार। आगे लिखती हैं, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। यहाँ पर लिखती हैं कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मेरा ब्राउन कलर है, यानी कि मेरा कलर कैसा है जैसे नॉर्मली इंडियंस का होता है, मैं मालाबार में पैदा हुई, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 में लिखती हूँ और 1 में ही मैं स्वप्न देखती हूँ। आगे वो लिखती हैं, डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। वे लोग कहते हैं, वे लोग कौन? यहाँ पर सोसाइटी को दिखाया जा रहा है, सोसाइटी को दर्शाया जा रहा है वे करके, यानी कि सोसाइटी के लोग कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, इवन वन ऑफ यू। अब यहाँ पर इस बात से नाराज़ होकर कहती हैं कि जितने भी लोग तुम हो, जितने लोग मुझे रोकते हो इंग्लिश में लिखने से, तो लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जो भी क्रिटिक्स हो, जो भी मेरे दोस्त हो, या फिर मेरे घर पे आने जाने वाले जो भी मेरे कज़न्स हो, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि ये मेरा लिखने का तरीका है, मैं जिसमें चाहूँगी उसमें लिखूँगी, मेरा जो भी मन करेगा मैं वो करूँगी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते अकेले? वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। तुम लोग मुझे किसी भी लैंग्वेज में बोलने क्यों नहीं देते जो मुझे पसंद होता है? यानी कि जो मुझे पसंद है मैं उसी लैंग्वेज में बोलूँ, ये तुम लोगों को क्यों नहीं पसंद आता है? द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। मैं जो भी लैंग्वेज बोलती हूँ वो मेरा हो जाता है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वेरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन। इसके जितने भी रूप हैं अलग अलग, डिस्टॉर्शंस मतलब विरूपण, जितने भी रूप हैं अलग अलग, इसके सारे क्वेरनेस यानी इसके सारे ऑड्स एंड इवेंट्स, ये सभी मेरे हो जाते हैं, सिर्फ मेरे। तो इसमें आप लोग के बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं जो भी करती हूँ, मैं जिस भी भाषा में बोलती हूँ, लिखती हूँ, मुझे लिखने दो, मुझे बोलने दो। इट इज़ हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट। मैं जिसमें लिखती हूँ ये आधी इंडियन लैंग्वेज है और आधी इंग्लिश लैंग्वेज है। ये आपको सुनने में संभवतः फनी लग सकती है, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन यही सत्य है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। ये उतना ही इंसान की तरह है, उतनी ही इंसानियत इसमें है जितनी मुझ में है। जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरी लिखने जाने वाली भाषा भी एक ह्यूमन की तरह है। डोंट यू सी, तुम देख नहीं रहे हो, तुम देख नहीं सकते। इट वॉइसेस माई जॉय, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काविंग इज टू क्रो एंड रोरिंग इज टू लॉन्स। आगे वो लिखती हैं, इट इज़ माई वॉइस, सॉरी, इट वॉइसेस माई जॉयज़। मेरे जॉयज़ को, मेरे मज़े को, मेरे प्रसन्नता को इट वॉइसेस, ये आवाज़ देती है। और किसको आवाज़ देती है? माई लॉन्गिंग्स, मेरे लॉन्गिंग्स को, यानी मेरे तड़प को, मेरी इच्छा को ये आवाज़ देती है। माई होप्स, मेरे जो भी होप्स हैं, मेरी जो भी अन्य इच्छाएं हैं, उनको ये आवाज़ देती है। एंड इट इज़ यूज़फुल टू मी, और मेरे लिए ये उतना ही ज़रूरी है एज काविंग इज़ टू क्रोज, जैसा कौओं के लिए काँव काँव करना, और रोरिंग टू द लॉयंस, और शेरों के लिए दहाड़ना। यानी कि जितना शेरों के लिए दहाड़ना ज़रूरी है, जितना कौओं के लिए काँव काँव करना, काविंग करना ज़रूरी है, उतना ही मेरे लिए मैं जिस भी भाषा में लिखती हूँ या बोलती हूँ, जो भी मुझे पसंद है, वो उतना ही मेरे लिए ज़रूरी है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये मानव की बोलने जाने वाली भाषा है। द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर, ये मेरे माइंड की स्पीच है, मेरे हृदय से, मेरे मन से बोले जाने वाली भाषा है, जो कि यहीं है, कहीं और नहीं। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज़ अवेयर, और मेरा ऐसा मन, ऐसा दिमाग, ऐसा मस्तिष्क जो कि स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज एंड हेयर्स इज़ अवेयर। मेरा ऐसा मन जो कि सुनता है
और हर एक चीज़ों को लेकर के अवेयर है, तो मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी मैं कहती हूँ, जिस भी भाषा में बोलती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोलती हूँ, वो अवेयर है हर एक चीज़ से। इसलिए मुझे, मैं जैसा ही बोलती हूँ मुझे ऐसा बोलने दो। आगे वो ये भी लिखती हैं, नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म। मेरी जो भाषा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे ट्रीज इन स्टॉर्म, जैसे कि बहुत तेज आंधी आती है तो पेड़ जिस तरह से हिलते हैं उसमें से एक आवाज़ निकलती है, उस तरह से कोई ऐसी बहरी या अंधी भाषा नहीं है। बहरी या अंधी होने का मतलब कि ऐसी भाषा जिसके बारे में हम कुछ समझे ना। तो यहाँ पर कह रही हैं कि जिस तरह से आंधी आती है और पेड़ उससे हिलते हैं तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है, उस भाषा को, उस आवाज़ को हम समझते नहीं हैं, तो ऐसी तो मेरी भाषा नहीं है। आगे वे भी लिखती हैं, और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स, ना ही बारिश में जिस तरह से बादल गरजते हैं, क्योंकि उस भाषा को तो कोई नहीं समझता, लेकिन मेरी भाषा को हर लोग समझते हैं, तो ऐसी तो मेरी आवाज़ नहीं है जिस तरह से बादल गरज रहे हैं मानसून में। और ऑफ रेन, या फिर जिस तरह से बरसात की आवाज़ होती है वैसी तो मेरी भाषा नहीं है। और द इनकोहरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर, या फिर जिस तरह से किसी बॉडी को जब जलाई जाती है फ्यूनरल में तो उसमें से जो आग की आवाज़ आती है जलने की, वैसी तो मेरी भाषा नहीं है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ये सारी पावरफुल चीज़ें जिस तरह से हैं, वो जब गरजती हैं या फिर कोई आवाज़ आता है उसमें से जो आवाज़ आता है वो हमें समझ नहीं आती, तो ऐसी तो मेरी भाषा नहीं है ना। मैं जो भाषा बोलती हूँ वो लोगों को समझ में आती है, और मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो अवेयर है हर एक चीज़ से, मैं कैसे क्या, कब क्या चीज़ बोलना चाहिए मुझे। तो इन सब चीज़ों से जब आपको कोई इशू नहीं हो रहा है, यानी कि ट्रीज से, मॉनसून क्लाउड से, रेन से, या फिर फ्यूनरल पायर के जो मटरिंग साउंड है उससे कोई आपको इशू नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे बोलने से क्यों हो रहा है। अब आगे वो बताती हैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंट, आप वो देखिए, ध्यान से सुनिए। लिखती हैं, आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। लिखती हैं कि मैं एक बच्ची ही थी, एंड लेटर, और बाद में, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, आई ग्रू, कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फॉर आई बिकेम टाल, माई लिम्स स्वेल्ड एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर। वो बताती हैं कि क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, मैं, आई बिकेम टाल, मैं लंबी हो गई। माई लिम्स स्वेल्ड, मेरे कुछ अंग सूज गए। सूज गए का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे जो भी फीमेल्स होती हैं जब वो बड़ी होती हैं तो उनके कुछ फिजिकली चेंजेस होते हैं, तो जैसे उनके ब्रेस्ट या फिर कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे लगता है कि वो उभर आती है, तो ऐसा माना जाता है कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं। तो वो यही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि स्वेल्ड, माई लिम्स स्वेल्ड, मेरे जो कुछ अंग हैं कुछ शरीर के वो स्वेल्ड हो गए, एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और ऐसे कुछ जगहों पर मेरे बाल उगाए, जिससे कि लोगों को लगा, जिससे वो लोगों ने मुझसे कहा कि टोल्ड मी आई ग्रू, कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उसके बाद आगे लिखती हैं, व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, तो उसके बाद जब मैंने प्रेम के लिए पूछा, प्यार के लिए पूछा, नॉट नोइंग वॉट एल्स टू आस्क, और मुझे पता नहीं था कि और क्या ही कहा जा सकता है और क्या मांगा जा सकता है, इसलिए मैंने लोगों से प्रेम मांगा। फॉर ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इन टू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर। तो जब मैंने प्यार मांगा तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक 16 साल का यंग लड़के को मेरे साथ मुझे बेडरूम में ढकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा नहीं, बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन जो मेरी वुमेन बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ऐसी महसूस हो रही है, दर्द में महसूस हो रही है जैसे किसी ने मारा हो, पीटा हो। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट्स एंड वूम्ब क्रस्ट मी, आई श्रैंक पिटीफुली, जो मेरे ब्रेस्ट और वूम्ब हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है उसमें भार पड़ गया है। आई श्रैंक पिटीफुली, और मैं दया में श्रैंक हो गई, सिकुड़ गई आपस में, आपस यानी खुद में ही सिकुड़ के बैठ गई, रो रही हूँ। आगे वो लिखती हैं, देन आई वोर अ शर्ट ऑफ माई शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स। तब मैंने क्या किया, तब मैंने एक शर्ट पहना और अपने भाई का ट्राउज़र पहना। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, मैंने अपने बाल काटे और अपने वुमनलीनेस को, अपने जो औरत एक
जिससे बनती है, यानी कि शर्माना, उसकी एक अदाएँ, लंबे बाल, ये सारी चीज़ों को क्या किया मैंने, इग्नोर किया। फिर लिखते हैं ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। फिर उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने यानी समाज के लोगों ने क्या कहा, ड्रेस इन साड़ी, साड़ी पहनो, बी गर्ल, एक लड़की की तरह रहो, बी वाइफ, एक जैसे एक वाइफ रहती है वैसे रहो, बी एम्ब्रॉयडरर्स, सिलाई करो, बी कुक, खाने पकाओ, बी अक्वारलर विथ सर्वेंट्स, और जिस तरह से अन्य औरतें एक सर्वेंट के साथ लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, वैसे एक सर्वेंट से quarrel करो, झगड़ा करो। यानी कि ये यहाँ पर ये बता रही हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक वुमेन को किस तरह से देखा जाता है। उनको बस ऐसा माना जाता है कि उनको घर में रहना चाहिए, उनको सिलाई आनी चाहिए, उनको कुकिंग करनी चाहिए। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा तो लड़ाइयाँ कर सकती हैं, बहस कर सकती हैं नौकरों से, बस इतना ही करना चाहिए उनको, और कुछ नहीं करना चाहिए। फिट इन, ओह, बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स। फिट इन यानी कि इसमें तुमको एडजस्ट करना होगा, तुमको इसमें अपने आप को लाना होगा। ओह बिलोंग, अरे तुम समझो, तुम इसमें इससे बिलोंग करो। क्राइड द कैटेगराइजर्स, कैटेगराइजर्स यानी जो लोग इस चीज़ से इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, समाज में बांटते हैं लोगों को, उन लोगों ने क्राई किया, चिल्लाया। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू अवर लेस ड्रैप्ड विंडोज। और डोंट सिट ऑन वॉल्स, ऐसे दीवारों पर मत बैठो, और पीप इन थ्रू आवर लेसेस ड्रॉप विंडोज, और जो हमारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं उसमें से ताका झाकी मत करो अंदर, क्योंकि ऐसा मानना है कि ताका झाकी सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। आगे वो लिखते हैं बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। दोस्तों इस लाइन को ऐसे समझिए, कोई एक लड़की है जिसका नाम है एमी, दूसरी लड़की है जिसका नाम है कमला, और तीसरी लड़की है जिसका नाम है माधव कुट्टी। तो आप उन तीनों के अलग अलग एरा को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे बहुत पुराने समय में लोगों के नाम माधवी कुट्टी होता था, वो कैसे रहती थी, कैसे क्या करती थी, उससे थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी हुई, फिर कमला नाम रखे जाने लगा ऐसे शॉर्ट नेम, उससे बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी हुई तो एमी, ऐसे मॉडर्न नाम हो गए, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं राइटर, यानी कि कमला दास यही कह रही हैं कि लोगों ने मुझसे कहा कि अगर जैसे तुमको बहुत मॉडर्न बनना है तो तुम एमी बन जाओ। एमी मतलब बहुत ही मॉडर्न लड़की बनो, लड़का मत बनो, बनो लड़की। तुमको मॉडर्न बन जाना हो तो बन जाओ, या फिर उससे हल्का कम मॉडर्न रहो, कमला बन जाओ, या फिर तुम पहले जैसी थी, जैसे पहले की सोसाइटीज़ में लड़कियां रहा करती थी, माधवी कुट्टी, वैसे ही बन जाओ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्रार्कल सोसाइटी की कैसी सोच रही है उस टाइम, जिस टाइम ये पोएम लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि आप आज बदल गई है, बहुत सारी जगहों पर आज भी ऐसे ही सीन है। आगे लिखती हैं इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अ रोल, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। अब तुमको ये समय ऐसा है कि अपना एक रोल चुनना होगा इनमें से, चाहे तुम एमी बनो, चाहे माधवी कुट्टी बनो, चाहे कमला बनो, कुछ तो लेकिन इनमें से बनना होगा। अब तुम ऐसे प्रिटेंड करना, ये वाले गेम्स छोड़ दो। डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया और बी अ निम्फो, यानी कि एक सिजोफ्रेनिया की तरह मत बिहेव करो। सिजोफ्रेनिया दोस्तों एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें लोगों को डिल्यूजन्स होते हैं, जिसमें लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी देखा करते हैं। तो ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जैसे तुम एक मेल बन करके अपने आप को एक डिल्यूजन में डाल रही हो, तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो क्या करें, कैसे करें, तुम ऐसे ही अपने सोसाइटी को बना रही हो अपने हिसाब से, तो ऐसा मत करो। आगे लिखते हैं डोंट क्राई embracingly loud when जिलेट इन लव। जब प्यार में धोखा मिले तब ऐसे embracingly लाउड वॉइस में चिल्लाओ मत। आगे लिखती हैं आई मेट अ मैन, मैं एक व्यक्ति से, एक आदमी से मिली। लव्ड हिम, उसे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, ही इज़ एवरी मैन हु वॉन्ट्स अ वुमेन। अब यहाँ पर वो बताती हैं कि वो आदमी कौन था, उसको किसी नाम से नहीं बुला रही हैं। वो जो आदमी है, अब वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे मैन सोसाइटी को, पूरे मेल सोसाइटी को, कि जिस आदमी से मैं मिली उसका कोई नाम नहीं है, वो बस एक ऐसा मैन है जो इस पूरे सोसाइटी में हर एक आदमी में है। हु वॉन्ट्स अ वुमेन, जो एक औरत को चाहता है। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक लव इन हिम,
जिस प्रकार से मैं हर एक वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं कैसी हूँ, यानी वुमेन, अब यहाँ पर वो वुमेन और मैन में फ़र्क बता रही हैं कि वुमेन क्या करती हैं, जिस प्रकार से मैं सिर्फ प्रेम ढूंढ रही हूँ लोगों में, हर इंसान में, हर व्यक्ति में, खास करके आदमी में, उसी प्रकार से मैं जिस आदमी में मिली वो हर आदमी की तरह एक वुमेन को सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं ढूंढ रहा है, उसको अपने फिजिकल लस्ट को कंप्लीट करने के लिए ढूंढ रहा है। तो मैं ऐसे एक आदमी से मिली। आगे लिखते हैं कैसा, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग। उसमें कैसा था, क्या था उसमें, उसमें एक हंग्री हेस्ट था। हेस्ट मतलब तेज़ी, जिस प्रकार से रिवर होती है, रिवर में तेज़ी होती है, रिवर बहता जाता है। लेकिन ओशन कैसी होती हैं, समुद्र महासागर कैसे होता है, एकदम शांत स्थिर। तो वो एक रिवर की तरह हेस्ट था, तेज़ी में था हर एक चीज़ को लेकर के। लेकिन मैं एक ओशन की तरह मैं शांत थी। हु आर यू, आई आस्क्ड ईच एंड एवरी वन। मैंने सबसे पूछा कि तुम कौन हो। द आंसर इज दैट इज आई। तो आंसर क्या था, मैं हूँ। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सबको बोलते हुए कह रही हैं कि जितने आदमी से मैंने पूछा कि तुम कौन हो, वो सब कहते हैं कि मैं हूँ। आगे लिखते हो मैं क्या हूँ, आई। आई यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ दोस्तों। आगे लिखते हैं आई क्या है, एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। यानी कि जब भी, जहाँ भी मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को जो अपने आप को कहता है कि मैं हूँ, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सिर्फ मैं हूँ। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द सॉर्ड इन इट्स शेथ। तो वो कैसा है, जिस प्रकार से एक तलवार एक म्यान में पूरी तरह से टाइटली पैक्ड रहता है। यहाँ पर टाइटली पैक्ड का क्या मतलब है, जिस प्रकार से एक इंसान की मेंटालिटी एकदम बंद रहती है, इंसान अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझता है। उसी प्रकार से जितने लोग को मैंने देखा, जितने लोग से मैंने पूछा कि आप कौन हो, जितने लोग ने मुझसे कहा कि मैं हूँ, मैं हूँ, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इस सोसाइटी को मैं ही ऐसा कर सकता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं ही डिसाइड करूँगा। तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी कैसी है, जिस प्रकार से तलवार अपने म्यान में पड़ी रहती है, उसी प्रकार से उनका भी जो मेंटालिटी है, उनकी जो दिमाग है, वो उनके सर में बंद पड़ी रहती है। फिर वो आगे लिखती हैं, इट इज़ आई हु ड्रिंक लॉनली। ये मैं हूँ, ये आदमी कह रहा है कि मैं हूँ जो अकेले शराब पी सकता है या शराब पीता है। ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट। कब पीता है शराब, आधी रात को 12 बजे। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, अजीब से शहरों के होटल्स में बैठ करके। इट इज़ आई हु लाफ। ये मैं हूँ जो हंसता हूँ। इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम। ये मैं ही हूँ जो प्यार करता हूँ, प्यार का दिखावा करता हूँ, मेक लव, लव मेकिंग करता हूँ, एंड देन फील शेम, और फिर बाद में मैं ही शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विथ अ रैटल इन माई थ्रॉट। ये मैं ही हूँ जो मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, लड़खड़ा के निकल रही है मेरी आवाज़, और मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, ये मैं ही हूँ। यानी कि मैं नशे में इतना धुत हो गया हूँ कि मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, मेरे गले से आवाज़ लड़खड़ा के निकल रही है। आई एम सिनर, मैं ही पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं ही संत हूँ, मैं ही पुण्य करता हूँ। आई एम द बिलव्ड, मैं ही प्रेमी हूँ। एंड द बेट्रेड, और मैं ही धोखेबाज हूँ। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स। अब यहाँ पर कमला दास कहती हैं कि ऐसा कोई भी जॉय नहीं है, ऐसा कोई भी आनंद नहीं है, ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो कि मेरा हो और तुम्हारा ना हो। नो एक्स विच आर नॉट योर्स। ऐसी कोई भी दुख, ऐसी कोई भी आप कह सकते हैं एक्स, यानी कि जैसे जॉय होता है, जॉय का अपोजिट एक होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी दर्द नहीं है जो कि तुम्हारा ना हो और मेरा हो। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और इसलिए मैं भी खुद को आई बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ। अब यहाँ पर ये मैं का क्या मतलब हुआ, इस पूरे जो भी मैं हमने अभी डिस्कस किया उसमें यही बता रही हैं कि जिस प्रकार से एक आदमी इस पूरे सोसाइटी में कहीं भी बैठ करके शराब पी सकता है, कहीं भी लेट सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बिलवेड हो सकता है, शेम कर सकता है, लव मेकिंग कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी ने हम दोनों को बांट रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारे आज की पोएम, आज का टॉपिक।
आशा करता हूँ कि ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी आपको। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।